नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में। दोस्तों, आज हम सोशल सिक्योरिटी का लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 यानी कामदार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम में हैं या इंग्लिश मीडियम में हैं, किसी भी मीडियम में आप तैयारी कर रहे हो, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की तैयारी कर रहे हैं या एनफोर्समेंट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, इसको लेक्चर को पढ़ने के बाद, अच्छे समझने के बाद आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में जाएँ, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन इसके बाद भी स्टैंडर्ड बुक आप जरूर पढ़ें, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है इसका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। इसे हिंदी में कहते हैं कामदार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सटेंट और एप्लीकेबिलिटी देखते हैं कि कहाँ कहाँ भैया ये लागू होता है। तो पहला है एक्सटेंस टू होल ऑफ इंडिया, यानी ये पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। सेकेंड पॉइंट है वर्कमैन कवर्ड अंडर ESI एक्ट इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट। तो दोस्तों, अगर जो लोग, हमने ESI एक्ट पढ़ा था, ठीक है, लेक्चर नंबर 7 था आई थिंक, तो हमने जो ESI एक्ट पढ़ा था, यानी जो लोग ESI एक्ट में आते हैं वो उनको जो है वर्कमैन कंपनसेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें उसमें भी कवर्ड हैं। ठीक है, तो हमने ESI एक्ट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था डिसेबिलिटी, डेथ में क्या मिलेगा। ठीक है, तो डेथ में, डिसेबिलिटी में, फिजिकल डिसेबिलिटी में, टोटल, पार्शल, उसमें जो है क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है दोस्तों, ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है सेम। ठीक है, तो इसमें भी जो है एक्सीडेंट कवर मिलता है, जैसे कि उसमें कवर मिलता था ऐसे ही इसमें कवर मिलता है। ठीक है, तो इसलिए जो लोग ESI में आते हैं, यानी जिन्होंने ESI का इंश्योरेंस लिया हुआ है, वो वर्कमैन कंपनसेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। आगे चलते हैं, हिंदी में देखते हैं दोस्तों। जो मैंने बात कही, विस्तार एवं लागू होना, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, यानी पूरे भारत पर यह लागू होता है। दूसरा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत आने वाला कामदार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत मुआवजा पाने का हकदार नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, तो जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, उसके अंदर जो भी आते हैं, ठीक है, जिन्होंने उसका इंश्योरेंस ले रखा है, जिन्होंने उसका बीमा ले रखा है, वो इस बीमे का फ़ायदा नहीं उठा सकते, कामदार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का। तो ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी इसका उद्देश्य क्या है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू वर्कमैन और हिज डिपेंडेंट इफ एनी वर्कर डाइज ड्यू टू एक्सीडेंट और सफर्स पार्शियल और टोटल डिसेबलमेंट। हिंदी में देखें, उद्देश्य है कामगार या उसके आश्रित को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर, आंशिक या संपूर्ण असमर्थता, अशक्तता से पीड़ित होने पर। ठीक है, तो ये एक्ट ये कहता है भैया, इसका ऑब्जेक्टिव ये है, इसका उद्देश्य ये है कि भैया किसी को कोई डिसेबिलिटी हो गई या कोई डेथ हो गया, किसके कारण? एक्सीडेंट के कारण, तो भैया उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा इंश्योरेंस है कि मान लो भैया किसी की डेथ हो गई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या कोई डिसेबलमेंट हो गया। ठीक है, इसमें एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं आप, शायद मैंने नहीं लिखी। ठीक है, तो कुछ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बुकों में भी नहीं लिखी होती। ये सारी कंडीशन तब एप्लीकेबल है जब आप एम्प्लॉयमेंट में हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया एम्प्लॉयमेंट से बाहर जो है कुछ हो जाए तो भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो सारी कंडीशन है, ये जब एप्लीकेबल है जब आप ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट में हो। ठीक है, आप वर्किंग में हो। ठीक है, तो ये जो है पहला, अगर किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, लेकिन उसने इंश्योरेंस ले रखा हो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का, या उसको डिसेबलमेंट हो जाए, यानी वो असमर्थ हो जाए कार्य करने में पूरी तरह से या आंशिक रूप से, तो उसको जो है कवर मिलेगा। आगे चलते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या होगी भैया, मुआवजे की पात्रता क्या होगी। तो पहला है डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, टेम्परेरी डिसेबलमेंट, बोथ टोटल एंड पार्शियल, वर्कर हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड एन ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो पहला है भैया, किसी वर्कर की मृत्यु हो गई जिसने इंश्योरेंस ले रखा है। दूसरा है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, वो पूरी तरह से असमर्थ हो गया कि भैया मैं बिल्कुल कार्य नहीं कर सकता। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, कि उसे ज़िंदगी भर जो है उसके साथ जो है आंशिक रूप से जो है वो असमर्थ हो गया। मान लीजिए एक हाथ या एक पैर काम नहीं कर रहा उसका बिल्कुल, ठीक है, लेकिन दूसरा हाथ पैर काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया, परमानेंट तो हो गया उसका। ठीक है, परमानेंट तो वो असमर्थ हो गया, लेकिन जो है आंशिक रूप से हुआ है, पार्शियल हुआ है। ठीक है, थर्ड है टेम्पररी डिसेबलमेंट, बोथ टोटल एंड पार्शियल, कुछ समय के लिए जो है उसके या तो दोनों हाथ पैर खराब हो जाएं या एक हाथ पैर जो है खराब हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेम्पररी डिसेबलमेंट। या कौन सी कंडीशन में मिलेगा मुआवजा, वर्कर हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड एन ऑक्यूपेशनल डिजीज, भैया फैक्ट्री में ऐसी काम कर रहे हैं कि वहाँ ऐसी गैस लीक हो गई, तो वो तो उससे उसको बीमारी हो गई, किसको, मजदूर को, तो भाई वो उसमें उस बेचारे मजदूर की थोड़ी ना गलती है, वो तो फैक्ट्री की है कि भैया कुछ लीक हो गया।
या कोई ऐसी बीमारी है कि भाई कुछ होता है ना, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं तो कुछ अलग ही प्रकार की एलर्जी टाइप हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो भैया उसमें जो है कुछ ऐसा अनहोनी हो जाती है वर्कर के साथ, तो उसमें मुआवजा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्कर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंपनसेशन, कि भैया कौन कौन वर्कर को नहीं मिलेगा, किस किस मजदूर को नहीं मिलेगा मुआवजा। तो पहला है, इफ़ वर्कर्स रिफ्यूज्ड और इग्नोर टू फॉलो द लेड डाउन सेफ्टी गाइडेंस एंड मैकेनिज्म, इफ वर्कर्स हैज सफर्ड द इंजरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में अगर मैंने ये लिख नहीं रखा तो हिंदी में साथ साथ मेरे लिखते चलें। वर्कर कौन कौन से जो है मजदूर इसमें नहीं आएंगे, तो कौन कौन से मजदूर भाई इसमें नहीं आएंगे। पहला पॉइंट है, वो मजदूर भाई इसमें नहीं आएंगे कि भैया जिन्होंने फैक्ट्री की शर्तें ही नहीं मानी, कि भैया फैक्ट्री ने कह रखा है कि भैया ये जो है आपका लोहे के जितने भी औजार हैं जो गर्म हो रहे हैं उनको दस्तानों से पकड़ो, ठीक है, सेफ्टी इक्विपमेंट पहनो, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री है तो आपको पूरा सूट मिल रहा है उसको पहन के जाओ। अब वर्कर कह रहा नहीं भैया हम सूट के नहीं, ऐसे ही जाएंगे हम तो, ठीक है। तो वर्कर भाई ने कहा कि भैया हम तो ऐसे ही घुस जाएंगे, और वहाँ कोई गैस लीक हो रही है, कुछ हो रहा है, तो मतलब फैक्ट्री ने तो कहा है कि आप ऐसी प्रिकॉशन में काम करो, लेकिन क्या है कि मजदूर भाई जो है वो बिल्कुल नहीं मान रहे। तो इसमें जो है फैक्ट्री की गलती नहीं मानी जाएगी, उसको वर्कर को मुआवजा नहीं मिलेगा, ठीक है। उन्होंने कहा भैया हेलमेट पहन के काम करो, और मजदूर जो है कि वो बिना हेलमेट के काम कर रहा है, तो कुछ अनहोनी हो जाए तो गाइडलाइंस वो फॉलो नहीं कर रहा तो उसको मुआवजा नहीं मिलेगा, अगर कंपनी ने कोई गाइडलाइंस दे रखी। मुझे लगता है पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट, इफ़ वर्कर हैज़ सफर्ड द इंजरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। भैया ऐसा है कि कंपनी में तुम काम करने आए हो और अपनी गलती से कुछ हो जाए तुम्हें, ठीक है, तो उसमें फैक्ट्री जिम्मेदार नहीं होगी, उसमें तुम्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। अब कोई फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए समझ लेते हैं, ठीक है, कोई मजदूर भाई अपना 2 बोतल बढ़िया से पी के आराम से आ गया, ठीक है, और उसके साथ फैक्ट्री में कोई उसी की कमी से कुछ अनहोनी हो जाए, ठीक है, मान लीजिए भाई वो फिसलता फिसलता कहीं ऐसी जगह गिर जाए, भगवान ना करे, और उसके साथ कुछ दुर्घटना घट जाए, तो उसमें जो है फैक्ट्री इसको मुआवजा नहीं देगी, क्योंकि वो उसने उसकी कमी से हुआ है, ठीक है। इफ़ वर्कर हैज सफर्ड द इंजरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, कंपनसेशन अमाउंट इन केस ऑफ, अब कंपनसेशन अमाउंट कितना मिलेगा भैया, मृत्यु में कितना मिलेगा, ठीक है, आंशिक रूप से कोई विकलांग है तो उसे कितना मिलेगा, पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया तो उसे कितना मिलेगा, तो ये हम देखेंगे कि भैया कंपनसेशन कितना कितना दिया जाएगा। तो कंपनसेशन अमाउंट देखते हैं, पहला है डेथ में कितना मिलता है भैया, इक्वल टू 50% ऑफ द मंथली वेज ऑफ द डिसीज वर्कर और वर्कमैन, और एन अमाउंट ऑफ 1,40,000 विच एवर इज हायर मंथली वेज मल्टीप्लाई बाय द रेलिवेंट फैक्टर। ओके, तो भैया इसमें क्या मिलेगा। अब देखिए ये रेलिवेंट फैक्टर है, ये थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, देसी लैंग्वेज में ऐसे समझा दूंगा कि आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा, ठीक है। तो कुछ लैंग्वेज लिखी रहती है बुक में जो बिल्कुल समझ नहीं आती, बिल्कुल ऐसा एक्यूरेट बैठाऊंगा माइंड में कि बिल्कुल फील हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे समझाते हैं। ये कह रहा है कि भैया मालिक को, इसको भूल जाइए मैंने क्या लिखा है इसमें, छोड़ दीजिए इसको, मेरी बात कहानी पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा उसको याद रखिएगा। एक मजदूर है, उसकी भैया तनख्वाह थी मान लो 20,000 रुपये, अब उसे कुछ हो गया, मृत्यु हो गई उसकी, तो 20,000 रुपये तनख्वाह थी, तो उसका 20,000 का आधा कितना हो गया, 10,000। अब वो 10,000 नहीं दिया जाएगा, एक मल्टीप्लाई फैक्टर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। मान लो मल्टीप्लाई फैक्टर डिसाइड किया गया कि भैया इसका मल्टीप्लाई फैक्टर है 12, तो 12 गुणा 20,000 तनख्वाह थी, 20,000 का 50% कितना हो गया, 10,000, 10,000 गुणा मल्टीप्लाई फैक्टर था 12, तो 10,000 गुणा 12 कितना हो गया, 1,20,000, तो यानी 1,20,000 रुपये उसको दिया जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन है, 1,40,000, तो 1,40,000 भी इसमें लिखा है, तो 1,20,000 हमारा बैठ रहा है भैया कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1,40,000, तो विच एवर इज हायर, 1,20,000 है, 1,40,000 है, हमारी कैलकुलेशन वाला कम है, 1,40,000 ज़्यादा है, तो 1,40,000 मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो मजदूर की सैलरी है 30,000, तो 30,000 का आधा हो गया 15, अब 15 गुणा 12 कर दूँ आप, ठीक है, तो 15 गुणा कितना हो गया, 15 गुणा 12 हो गया 1,80,000, और इनका मैक्सिमम लिमिट कितना है, 1,40,000, तो ज़्यादा क्या है, हमारी कैलकुलेशन वाला 1,80,000, तो उसको कितना मिल जाएगा, 1,80,000। ये बात आप समझ में आ गए होंगे, आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी आसानी से, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। पढ़ लेते हैं एक बार और, equal to 50% of the monthly wages of a deceased workman or an amount of 1,40,000 whichever is higher monthly wages multiply by the relevant factor। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं,
परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट देखते हैं। परमानेंट मतलब हमेशा हमेशा के लिए, टोटल मतलब पूर्ण रूप से, डिसेबल मतलब असमर्थ, पूरे जो है पूरा बेचारा जो है हाथ पैर किसी के काम नहीं कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी वो असमर्थ हो गया, तो उसको कितना पैसा मिलेगा ऐसे मजदूर भाई को, वो हम देखेंगे। 60% ऑफ द मंथली वेजेस मल्टीप्लाई बाय रेलिवेंट फैक्टर और 1,20,000 विच एवर इज हायर, ठीक है। उसमें 50% मिलता था डेथ के केस में, इसमें 60% मिलेगा कि भैया पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं काम कर पाएगा। तो देखो इसको कैसे, मतलब कैसे वो बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे मान लो किसी मजदूर भाई की तनख्वाह है 10,000, तो 10,000 का 60% हो गया 6,000, तो 6,000 गुणा इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेलिवेंट फैक्टर। मान लो रेलिवेंट फैक्टर वो पुराना वाला रखते हैं, हमने क्या रखा था, 10 रखा था, 12 रखा था, जो भी है, रेलिवेंट फैक्टर 12 रख लेते हैं। तो 6,000 गुणा 12 कितना हो गया, 12 छंग 72, यानी 72,000 रुपये उसको दिए जाएंगे। लेकिन इसमें एक और कंडीशन कह रहा है कि या तो 72,000 दिए जाएंगे, मतलब आपकी कैलकुलेशन वाला दिया जाएगा, या 1,20,000 दिया जाएगा, जो भी ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा क्या है, 1,20,000, तो 1,20,000 उस भाई को दे दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो डेथ केस में कितने दिया रहता है, मैक्सिमम 1,40,000, या कैलकुलेशन के हिसाब से 50% गुणा रेलिवेंट फैक्टर। और परमानेंट डिसेबलमेंट में क्या दिया जाता है, 60% ऑफ मंथली वेज गुणा रेलिवेंट फैक्टर, या 1,20,000। मुझे लग रहा है दोनों लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो रेलिवेंट फैक्टर चिंता मत करें, ये कोई कंपनी डिसाइड कर लेती है, कोई भी डिजिट उससे गुणा करना होता है मंथली वेज को। ये बात आप समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, ठीक है। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट मतलब हमेशा हमेशा के लिए, पार्शियल मतलब आंशिक, डिसेबल मतलब असमर्थता, कि भैया हमेशा हमेशा के लिए जो है एक हाथ पैर काम नहीं कर रहा, एक हाथ पैर लेकिन काम कर रहा है, ठीक है। तो इन लोगों को क्या मिलेगा, कंपनसेशन डिपेंड अपॉन द लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, मतलब कितना कितना समर्थ है आदमी, कितना कार्य कर सकता है। तो मान लो थोड़ा बहुत कार्य कर सकता है, तो उसको जो है थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। बिल्कुल ही कार्य नहीं कर पा रहा, बस ना के बराबर ही कर रहा है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। या हल्का फुल्का उसे डिसेबलमेंट है, लेकिन काम ठीक ठाक कर पा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो उसको कम पैसा मिलेगा। ये बात आप समझ गए, मतलब जैसी बीमारी उतना जो है पैसा मिलेगा, बीमारी कम तो पैसा कम, बीमारी ज़्यादा है तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। ये बात आप समझ गए होंगे, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। अब चौथे नंबर पर चलते हैं, टेम्पररी डिसेबलमेंट। टेम्पररी डिसेबलमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए, डिसेबल मतलब असमर्थता, भैया समर्थ नहीं है आदमी कार्य करने के लिए, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, इज लायबल टू पे हाफ मंथली पेमेंट, द कंपनसेशन इज 25% ऑफ द मंथली वेज पेएबल ऑन 16th डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिसेबलमेंट। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि भैया तुरंत जो है आधा पेमेंट तो कर किया जाएगा, साथ में जो कंपनसेशन है वो कितना दिया जाएगा, 25% दिया जाएगा मंथली वेज का। और कौन से दिन दिया जाएगा भैया, जब उसको असमर्थ हो गया वो कार्य करने में, उसके 16वें दिन उसको पैसा मिल जाना चाहिए, ठीक है। यानी मान लो 20,000 तनख्वाह है, तो 20,000 का आधा कितना हो गया, 10,000 रुपये, तो उसको हाफ मंथली पेमेंट दे दिया, और प्लस कंपनसेशन 20,000 का 25% कितना होता है, 5,000, तो 5,000 और दे दिया। वो कब दिया जाएगा, वो दिया जाएगा भैया जिस दिन वो असमर्थ हुआ कार्य करने में, उसके 16वें दिन। ये बात आप समझ गए होंगे। इसमें और भी कंडीशन है कि भाई 28वें दिन क्या होगा, ठीक है। तो 28वें दिन आप 28वें दिन पेमेंट दिया जाएगा जब से वो डिसेबल हुआ, ठीक है। फिर फिलहाल आपको मेन इतना मोटा मोटा याद रखना है। तो और बाकी मैं कहता हूँ, ज़्यादा करना है तो आप जो है डायरेक्ट इसको आप PDF डालें, किसी भी एक्ट को अगर आपको पढ़ना है हिंदी में इंग्लिश में, तो उसका एक्ट का नाम लिखें, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, और उसके आगे लिख दे PDF, वो पूरा खुल के आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। और मैं एक बात और कहता हूँ, इसमें जो डिजिट्स जितने भी बताता हूँ मैं, जैसे कि 1,20,000, 40,000, ये एक बार आप ना कंफर्म कर लिया कीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है। बात आप समझ गए होंगे। अब भैया लास्ट पॉइंट है इसका, पेनल्टी क्या होती है। भैया पेनल्टी, अगर भैया तुम पेमेंट टाइम पे नहीं करोगे मालिक मजदूर बेचारे का पैसा, या आप पेमेंट ही नहीं करोगे, तो भैया आपको 50% से ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 6%, ठीक है। मान लो किसी का टोटल पैसा बैठा भैया 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए जो है मालिक ने उसे टाइम पे दिया नहीं, उसके डिसीज्ड के फैमिली को, ठीक है, या कोई डिसेबल हो गया उसको नहीं दिया, तो क्या है भैया डिले करेगा तो उसको 50% तक पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है, मतलब 2 लाख की जगह उसे 3 लाख भी देना पड़ सकता है, और विद इंटरेस्ट 6%, तो इसलिए डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, पेनल्टी 50% है, और इंटरेस्ट भी कितना है, 6%। इंटरेस्ट एक बार कन्फर्म कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये रेट हर साल चेंज होते रहते हैं।
टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, हर साल नहीं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही मज़ा आया होगा पढ़ने में आज आपको, ठीक है। अगर लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी कमेंट कर देना, और ज़रूर लिखा करो और लाओ लेक्चर, और लाओ लेक्चर, ठीक है। तो क्योंकि हम थोड़े आलसी हो जाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हमें आपकी चिंता रहेगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आपके लिए लाएंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं मोटा मोटा। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 यानी कामदार क्षतिपूर्ति अधिनियम, इसमें हमने पढ़ा है कि ये पूरे भारत में लागू होता है, और इसमें जो लोग ईएसआई में आते हैं, ईएसआई एक्ट में कवर होते हैं, वो वर्कमैन कंपनसेशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। उद्देश्य इसका साफ है भैया, किसी की मृत्यु हो जाए या किसी की कोई असमर्थ हो जाए तो उसको पैसा दिया जाएगा। क्या क्या कंडीशन है, डेथ हो जाए, कोई अपाहिज हो जाए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से या कुछ समय के लिए, तो उसको पैसा मिला जाएगा, ठीक है। और किस किस को नहीं मिलेगा कि भैया वर्कर की अपनी खुद की गलती है, मान लो वो फैक्ट्री के गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, या भाई उसने कुछ ऐसे पदार्थ ले रखे हैं जो हानिकारक हैं उसकी सेहत के लिए और उसकी वजह से उसे कुछ हो जाए। कंपनसेशन अमाउंट अगर डेथ केस में कितना मिलेगा, सैलरी का आधा इंटू मल्टीप्लाई बाई फैक्टर, ठीक है, कोई फैक्टर होगा, या 1,40,000। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में 60% मिलेगा, और मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1,20,000। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में भैया जैसी बीमारी वैसा पैसा, बीमारी कम है तो पैसा कम है, बीमारी ज़्यादा है तो पैसा ज़्यादा है। टेम्परेरी डिसेबलमेंट में 25% दिया जाएगा मंथली वेजेस का, और हाफ सैलरी तुरंत दी जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पेनल्टी क्या है भैया, 50% प्लस 6% पर एनम इंटरेस्ट, 6% ब्याज दर से आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छा आपको एक्ट लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, अगले एक्ट में मिलते हैं।